हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड की स्प्लिटिंग पढ़ी थी। आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक है, दो चीज़ें मैं आपसे सबसे पहले पूछता हूँ। पहला केस अगर हम कंसीडर करें कि यहाँ पे कोई डी ऑर्बिटल है, ठीक है, जो बाद में जाके दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। हम ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं। ये हो गया T2G, ये हो गया EG। हाँ, पहला केस ये है कि अगर इस सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो इस केस में कोई पेयरिंग नहीं होगी और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, हमने ऑक्टाहेड्रल में क्या देखा था कि लिगेंड्स जो होता है वो ऑर्बिटल के पास अप्रोच करता है, फिर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्सन करते हैं, जिसकी वजह से स्प्लिटिंग होती है। इस केस में पांचों ऑर्बिटल्स में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में लिगेंड्स, सारे लिगेंड्स क्योंकि सारे ऑर्बिटल के साथ सेम रिपल्सन फील करेंगे, तो जो इस केस में जो मेटल और लिगेंड की बॉन्ड लेंथ होगी, मान लो ये मेटल है, तो इसके जो 6 लिगेंड होंगे तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सेम होगी क्योंकि सेम रिपल्सन फील कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहीं पे दूसरा केस कंसिडर करूं, ठीक है, जिसमें क्या हो, सेम ही चीज़ें हैं सारी की सारी, ये भी दो पार्ट में स्प्लिट हो रहा है, EG और T2G। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। यहाँ पे भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्योंकि एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या इस केस में भी इस केस के जैसे इसमें सारे के सारे बॉन्ड लेंथ सेम थी, क्या इसमें भी जो कॉम्प्लेक्स, जैसे ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें मेटल के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, क्या ऐसे कॉम्प्लेक्स में भी मेटल और लिगेंड की बॉन्ड लेंथ सेम होगी? तो आंसर है नो, ऐसा नहीं होता है। और ये होता है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की वजह से। इसी को एक्सप्लेन करता है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी हम जंप करते हैं अपने टॉपिक पे। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की अगर मैं आपको स्टेटमेंट बताऊं, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, फिर भी आप स्टेटमेंट एक बार चाहो तो नोट कर सकते हो। स्टेटमेंट है कि दिस थियरम स्टेट्स दैट एनी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल in an electronically degenerate state is unstable and the molecule becomes distorted in such a way as to remove degeneracy and lower its energy। दो टर्म्स यहाँ पे आते हैं, एक होता है पहला क्या, नॉन डिजेनरेट, एक क्या होता है, एक होता है डिजेनरेट। ठीक है, अब नॉन डिजेनरेट क्या होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये EG है, ये T2G है, किसी केस में अगर इन सब में सारे के सारे में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो अब इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट एक जैसे ही हो सकता है। ठीक है, या तो इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन ही होंगे और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्टेट को बोलते हैं नॉन डिजेनरेट स्टेट। पर अगर मैं यहीं पे ऐसे इसको इस तरीके से लिख दूं, केवल एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो इसका दूसरा अरेंजमेंट क्या पॉसिबल है कि ये इलेक्ट्रॉन इसमें भी हो सकता है। तीसरा अरेंजमेंट क्या पॉसिबल है कि ये इलेक्ट्रॉन इसमें भी हो सकता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन, एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये T2G में है तो T2G में चाहे फर्स्ट ऑर्बिटल में रहे, चाहे सेकेंड ऑर्बिटल में रहे, चाहे थर्ड ऑर्बिटल में रहे,
एनर्जी तो सेम ही है। ऐसे स्टेट को बोलते हैं डिजेनरेट स्टेट, और क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट की 3 पॉसिबिलिटी है इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपली डिजेनरेट। ऐसे ही अगर ये ईजी में होता, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, बाद में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता, तो इसको बोलती है 2 टाइप के अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डबली डिजेनरेट। ठीक है, तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ऐसे मॉलिक्यूल्स पे एप्लीकेबल होता है जो डिजेनरेट होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, वो डिजेनरेट स्टेट में होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि कोई भी ऐसा, अगर कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी मेटल अपनी डिजेनरेट स्टेट में है तो उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। उसकी जो ज्योमेट्री होती है, जैसे मैंने अभी बॉन्ड लेंथ को लेके बताया कि बॉन्ड लेंथ अनइक्वल हो जाती है, ऐसी ज्योमेट्री को बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। तो मॉलिक्यूल क्या करता है, मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को कम करता है जिससे कि वो स्टेबल हो जाए, और इस पूरे प्रोसेस में जो भी होता है वो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इफेक्ट कहलाता है, जो कि अभी हम आगे पूरा देखेंगे। ठीक है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन किस में होता है, जो इलेक्ट्रॉनिकली डिजेनरेट स्टेट में होते हैं। या तो मैं अगर आपको सिंपल वर्ड्स में बोलूं कि अगर किसी भी मेटल के डे ऑर्बिटल में अनसिमेट्रिकल फिलिंग है, अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लीड्स टू जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक है, समझ आया? अगर अनसिमेट्रिकल फिलिंग है तो वहां पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। ठीक है, 3 चीजें यहां पर हम लोग अब कंसिडर करते हैं। सबसे पहले क्या कंसिडर करते हैं, स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन, स्ट्रॉन्ग जेटीडी। दूसरा क्या करते हैं हम लोग, वीक जेटीडी, और किस केस में, नो जेटीडी। ठीक है, ये 3 केसेस हम बनाते हैं यहाँ पे। सबसे पहला क्या है, स्ट्रॉन्ग जेटीडी। तो अगर इफ अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन ईजी ऑर्बिटल, तो वहां पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग जेटीडी होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो ईजी सेट के ऑर्बिटल्स होते हैं, ईजी में कौन कौन से होते हैं, एक होता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक होता है dz स्क्वायर। तो इस केस में ये जो दोनों ऑर्बिटल होते हैं वो अलोंग द एक्सिस होते हैं, वो एक्सिस के अलोंग लाई करते हैं, इसलिए लिगेंड जब आता है तो उनके बीच रिपल्सन ज़्यादा होता है। इसलिए अगर अनसिमेट्रिकल फीलिंग इसमें है तो यहाँ पर जो डिस्टॉर्शन होगा उनकी ज्योमेट्री में वो बहुत स्ट्रांग होगा, इसलिए यहाँ इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग जेटीडी। ठीक है, जैसे अगर EG1 अगर है, जैसे T2G3 EG1 या T2G6 EG3 इस केस में। ठीक है, दूसरा वीक जेटीडी क्या है, इफ अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन of electron is present in T2G। इस T2G में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो बिटवीन द एक्सिस होते हैं, तो लिगेंड के साथ उनका उतना अच्छा इंटरेक्शन नहीं होता है, इसलिए अगर अनसिमेट्रिकल फीलिंग T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में है तो वहाँ पे वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। ठीक है, जैसे कौन क्या होगा, T2G1 EG0, T2G2 EG0, T2G4 EG2, T2G5 EG2, ऐसे सारे और भी केस होते हैं। अगर T2G में अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहाँ पे क्या होगा, वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। किस केस में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होता है, इफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे क्या है यहाँ पर, जैसे T2G3 अगर हो, T2G में सारे हाफ फिल्ड हैं, T2G3 यहाँ पे EG0 भी लिख लो भैया, नहीं तो T2G3 EG2,
T2G6 Eg0, T2G6 Eg4, ठीक है। ऐसे केसेस जिसमें सारे या तो अनपेयर्ड हों या तो सारे पेयर्ड हों, ऐसे केसेस में जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वहाँ पर कोई भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। अगर एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। उसमें अगर जो है एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में है तो स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, अगर T2G सेट में है तो वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ठीक है। ये केस बनता है। अब हम सबसे पहले स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को ही स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन भी बोला जाता है, और जो वीक को बोला जाता है डायनामिक। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है वो मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में एग्जिस्ट करता है, पर जो वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है। इसीलिए जो वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है उसको डायनामिक बोलते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग होता है आगे हम पढ़ेंगे स्टैटिक और डायनामिक, पर अभी यहाँ पे देखते हैं। स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में दो केसेस बनते हैं। सबसे पहला बनता है, लिखते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग JTD। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इन EG, ठीक है। दो केसेस के बनते हैं। पहला क्या, टेट्रागोनल इलोंगेशन, दूसरा क्या बनता है, टेट्रागोनल कंप्रेशन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन भी बोलते हैं, टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन भी बोलते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जब डिस्टॉर्शन होता है और उसके बाद हम अलोंग द जेड एक्सिस मॉलिक्यूल को देखते हैं तो वो टेट्रागन के जैसे दिखता है, इसलिए इसको बोलते हैं टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे ध्यान देते हैं। टेट्रागोनल इलॉन्गेशन का क्या मतलब होता है, इसमें क्या होता है, कुछ बॉन्ड लेंथ नॉर्मल बॉन्ड लेंथ से बड़ी हो जाती हैं। किस केस में होता है ये, अगर हम देखें, व्हेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन dz², ठीक है। कंप्रेशन कब होता है, व्हेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन dx² - y²। अब हम इसको समझते हैं ऐसा होता क्यों है, कि यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, वहाँ पे उस तरीके से क्यों होता है। सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, टेट्रागोनल इलॉन्गेशन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो अगर, तो क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, टेट्रागोनल इलॉन्गेशन, टेट्रागोनल इलॉन्गेशन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होता है, dz² में, ठीक है। चलो हम बात करते हैं यहाँ पे, एक साथ ही कर लेते हैं, देख लेंगे दोनों। यहाँ पे गया और ये इसकी हाइपोथेटिकल स्टेट बनी 3 4, हम मानते हैं ना, चलो भी काफी आते हैं, ये हो गया EG, ये हो गया T2G। हम मानते हैं कि ये D4 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। D4 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा तो क्या होगा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होगा, EG में। हम मानते हैं ये dz² है और dx² - y² है, ठीक है। ध्यान से सुनना, मान लो कोई मेटल है, ये इसका स्टेट है dz² ऑर्बिटल, और ये इसके क्या है, ठीक है, ये इसके क्या है, dx² - y² ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन किस में है, dz² में, ठीक है। जब लिगेंड अप्रोच करेगा, मान लो लिगेंड क्या हुआ
कि इधर से अप्रोच कर रहा है, यहाँ से लिगेंड आ रहा है। इसने क्या देखा कि dz² के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो क्या होगा, क्योंकि dz² के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसलिए लिगेंड वहाँ नहीं आना चाहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा लिगेंड आएगा उतना ही लिगेंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन करेगा, तो इसलिए लिगेंड दूर ही रह जाता है। ठीक है, लिगेंड दूर ही रह जाता है और वहीं से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, बहुत ज़्यादा मेटल के पास आने की कोशिश नहीं करता है। ठीक, अब क्योंकि वो दूर रह गया तो रिपल्सन होगा नहीं। लेकिन बाकी जो dx² - y² ऑर्बिटल है वहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नहीं। अब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है तो लिगेंड तो इसके पास आएगा, और जब लिगेंड इसके पास आएगा तो dx² - y² ऑर्बिटल और लिगेंड के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से इनकी जो एनर्जी होगी वो बढ़ जाएगी। मैंने क्या देखा, क्योंकि लिगेंड dz² के पास नहीं आ रहा है तो ये दूर ही रह जाएगा, तो जो एनर्जी ऑफ dz² होगी वो कम होगी देन एनर्जी ऑफ dx² - y²। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है। क्या हुआ, क्योंकि dz² में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसलिए लिगेंड उसके पास नहीं आना चाहेगा, क्योंकि जितना पास आएगा उतना ही रिपल्सन होगा, इसलिए वो दूर रह जाता है और वहीं से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। दूर रहने की वजह से उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। लेकिन dx² - y² ये क्या है, dz², और ये कौन से हैं, dx² - y²। लेकिन dx² - y² में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नहीं। अब dx² - y² में क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है तो लिगेंड पास आएगा, लिगेंड पास आएगा तो उनके बीच रिपल्सन बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा तो एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर अब हम इसकी बात करें तो यहाँ से ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। किसकी एनर्जी बढ़ी, dx² - y² की, तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा dx² - y², यहाँ पे आ जाएगा dz², और ऐसे ही इन तीनों ऑर्बिटल्स में जो dxy, dyz, dzx जो केवल xy के अलोंग है उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और बाकी दोनों की एनर्जी क्या होगी, घट जाएगी, dz², dyz और dzx। ठीक है, इस तरीके से होता है टेट्रागोनल इलॉन्गेशन, इनके बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे की ऐसे ही रहेगी। तो टोटल एनर्जी अगर हम इनका एनर्जी ऑर्डर देखें, एनर्जी ऑर्डर इन केस ऑफ टेट्रागोनल इलॉन्गेशन, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, dx² - y² की, फिर dz² की, फिर dxy की, फिर dyz और dzx की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका एनर्जी ऑर्डर टेट्रागोनल इलॉन्गेशन के केस में। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्या हुआ कि टेट्रागोनल इलॉन्गेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन dz² में होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसलिए इलेक्ट्रॉन पास आना नहीं चाहेगा और इलेक्ट्रॉन दूरी रह जाएगा, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। लेकिन जो dx² - y² में है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, उसमें या तो है भी तो कम है, जिसकी वजह से लिगेंड उसके पास आएगा और उनके बीच रिपल्सन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और रिपल्सन बढ़ने से उनकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी, इसलिए dx² - y² ऊपर चला जाता है, dz² नीचे चला जाता है। अब क्योंकि dxy के अलॉन्ग जो ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी बढ़ रही है, तो यहाँ पे भी जो dxy के अलॉन्ग है उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी और दोनों की एनर्जी कम हो जाएगी और उनका एनर्जी ऑर्डर ये हो जाएगा। ये होता है टेट्रागोनल इलॉन्गेशन। ठीक है, आप इसको देख लीजिए। अब हम बात करते हैं टेट्रागोनल कंप्रेशन के बारे में। ठीक है, टेट्रागोनल कंप्रेशन। अच्छा, टेट्रागोनल इलॉन्गेशन में ये केस भी हो सकता है कि जैसे अगर Eg3 की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन में पेयर्ड हो जाएगा, एक अनपेयर्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये dz² हो जाएगा। ओह गॉड, आई गेस अगर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये केस भी यहाँ पे हो जाएगा dz² में, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, अगर मैंने इससे पहले ये बोला है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर मैं बात करूं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में रहेगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर मैंने dz² बोला है तो ये गलत होगा,
ये वहाँ पे मैंने बोल दिया, यहाँ पे इसको ऐसे हम बोलेंगे, वहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इज ग्रेटर इन डी जेड स्क्वायर, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो किस में, डी जेड स्क्वायर में ज़्यादा होगी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहाँ पे इसलिए क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो डी जेड स्क्वायर में ही रहेगा ना। लेकिन अगर EG3 की बात करें तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि वहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन था, इसलिए मैंने वहाँ पे बोल दिया था कि डी जेड स्क्वायर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, जो कि सही है, लेकिन वो सभी जगह पे एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन ये जो है ये सब जगह पे एप्लीकेबल है, क्योंकि अगर EG3 की बात करेंगे हम तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी जेड स्क्वायर में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस केस में ये जो स्टेटमेंट है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी जेड स्क्वायर में होता है वो सही नहीं होगा। इसलिए ये स्टेटमेंट सही है कि क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ग्रेटर इन डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर हम EG3 की बात करेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में आ गया, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और अगर हम EG1 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा डी जेड स्क्वायर में रखनी है तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी जेड स्क्वायर में रहेगा, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये जरूर कंपलसरी है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो डी जेड स्क्वायर में ज़्यादा रहेगी। ठीक है, वहाँ पे आप इसको सही कर लीजिएगा। ये केवल इलांगेशन के ही केस में सही करना है, बाकी पहले का सब सही है। अब दूसरी बात अगर हम करें टेट्रागोनल कंप्रेशन का, टेट्रागोनल कंप्रेशन, यहाँ पे आप आराम से समझ लीजिए, हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के टर्म्स में बात करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ग्रेटर इन डी जेड स्क्वायर दैन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ग्रेटर इन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये स्टेटमेंट 100% एक्यूरेट है, आप कहीं पे भी अप्लाई करोगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ग्रेटर इन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आप समझते हैं इसको। ठीक है, सेम रहेगा, 4 की ही बात करते हैं हम लोग। लेकिन अगर इसमें फिलिंग ऐसे हम लोग रख रखें, क्या करें कि हम डी एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और ये डी जेड स्क्वायर है। तो यहाँ पे आपकी बार क्या है, या तो ये केस होगा, या तो दूसरा केस हम क्या बना लेते हैं, अगर ऐसा हो कि इसमें समय पेयर्ड हो तो ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा और ये डी जेड स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर EG3 हुआ वहां पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में ज़्यादा रहेगी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में। ठीक है, अगर ऐसा केस बनता है, अब देखो क्या करते हैं हम लोग, मान लो कोई मेटल है, ये इसका उसका डी ऑर्बिटल है और ये इसके डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है। हम मानते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हम केवल 2 ही लोब की बात करते हैं। जनरली ये समझाने के लिए हम क्या मानते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और डी जेड स्क्वायर में कम है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में आना नहीं चाहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, अगर पास आएगा तो रिपल्सन ज़्यादा होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन इससे दूर रहना चाहेगा। और यहाँ पे क्या होगा, लिगेंड दूर ही रहेगा। लेकिन डी जेड स्क्वायर में तो कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है नहीं, तो लिगेंड इसके पास अप्रोच करेगा तो इनके बीच रिपल्सन ज़्यादा होगा और उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एनर्जी ऑफ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर उसकी कम होगी देन एनर्जी ऑफ डी जेड स्क्वायर। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि डी जेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, लिगेंड उसके पास आएगा और उसके बीच रिपल्सन बहुत बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी। यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर लिगेंड दूर रहना चाहेगा, पास नहीं आएगा, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। और यहाँ पे दूर रहेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो होता है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, इसलिए इसको टेट्रागोनल कंप्रेशन बोलते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी एनर्जी बढ़ी, डी जेड स्क्वायर की, तो यहाँ से किस पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, यहाँ से स्प्लिट होगा, ये हो जाएगा डी जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, डी जेड स्क्वायर की एनर्जी बढ़ गई। हाँ ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, अब क्योंकि डी जेड स्क्वायर की एनर्जी बढ़ी है तो जो डी जेड के अलॉन्ग जो ऑर्बिटल्स हैं, 2 डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इसलिए इनकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी और डी एक्स वाई की एनर्जी घट जाएगी।
ये ऑर्डर होता है टेट्रागोनल कंप्रेशन में। तो अगर हम एनर्जी ऑर्डर की बात करें, एनर्जी ऑर्डर, तो आपको पता है सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, डी जेड स्क्वायर की, फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, फिर डी एक्स वाई सॉरी डी वाई जेड और डी जेड एक्स की, फिर डी एक्स वाई की। ये एनर्जी ऑर्डर होता है टेट्रागोनल कंप्रेशन के केस में। ठीक है, ये होता है टेट्रागोनल कंप्रेशन के केस में। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। मार्कर की इंक आई गेस खत्म हो गई है। ठीक, ये ऑर्डर होता है इन दोनों में। हमने क्या देखा, दो चीजें कैसे कैसे यहाँ पे होता है, हमने समझ लिया इसको। हमने टेट्रागोनल इलॉन्गेशन में क्या देखा था, ठीक है, मिटा दे रहा हूँ इसको। हमने टेट्रागोनल इलॉन्गेशन में देखा था कि दो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं बाकी चार से। और टेट्रागोनल कंप्रेशन में क्या देखा कि चार बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। टेट्रागोनल इलॉन्गेशन की अगर हम बात करें, इलॉन्गेशन, और हम क्या बात करें, अगर हम कंप्रेशन की बात करें, कंप्रेशन, तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे टू बॉन्ड्स गेट वीकर, दो बॉन्ड वीक होता है। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फोर बॉन्ड्स गेट वीकर, यहाँ पे चार बॉन्ड कम हो जाते हैं। इसलिए क्या होता है कि टेट्रागोनल इलॉन्गेशन ज़्यादा फेवरेबल होता है। मतलब ये ज़्यादा, ये अगर दोनों की बात करें तो ये मोस्टली ये पाया जाता है क्योंकि ये स्टेबिलिटी को फेवर करता है। यहाँ पे दो बॉन्ड वीक हो रहे हैं, बाकी चार बॉन्ड स्ट्रांग है। यहाँ पे चार बॉन्ड वीक हो रहे हैं, बाकी दो बॉन्ड स्ट्रांग है, इसलिए इसको ज़्यादा फेवर किया जाता है। ठीक है, तो जनरली टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन में, जिसमें हम टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन या जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पढ़ते हैं, इसमें मेनली जो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होते हैं यही होता है टेट्रागोनल इलॉन्गेशन और टेट्रागोनल कंप्रेशन, जिसमें इलॉन्गेशन ज़्यादा, मोस्टली ज़्यादा पाया जाता है। क्योंकि देखा गया है ऐसे बहुत कम एग्जांपल्स कंप्रेशन के पाए जाते हैं, जो कि अभी हम आगे वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे स्टैटिक और डायनेमिक के बाद। और कुछ एक सेकंड में देख लूँ कि कुछ इसमें छूट तो नहीं रहा है। नहीं, सब हो गया है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CuNH3 और अगर इसकी बात करें तो KCuF3। ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। दोनों में जो Cu होगा वो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, लेकिन ऐसा पाया गया कि यहाँ पर इलॉन्गेशन होता है जो एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंप्रेशन होता है जो कि जनरली पाया जाता है। दोनों प्लस टू में है। अगर यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो यहाँ पे भी +2 आएगा Cu का, यहाँ पे भी निकालोगे तो +1 -3 +2, ओ -2 बाद में हो जाएगा +2, तो यहाँ पे भी +2 में आएगा। दोनों सेम, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि यहाँ पे इलॉन्गेशन होता है और यहाँ पे कंप्रेशन होता है। तो ये कहानी थी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में, दो मेन डिस्टॉर्शन की, जॉन टेलर टेट्रागोनल इलॉन्गेशन और टेट्रागोनल कंप्रेशन की। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स और जो इसके बचते हैं वो स्टैटिक और डायनेमिक है, कि स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होता है, डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होता है, और उसके बाद कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हमें पढ़ने होते हैं जो कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के क्या होते हैं। एक क्लास में और भी खत्म हो जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। थियरी मैंने आपको नहीं लिखाई, पर जो एनर्जी ऑर्डर है, किस तरीके से, क्यों उसकी एनर्जी बढ़ी, क्यों उसकी एनर्जी कम हुई, वही एग्जैक्टली सेम होता है। अगर मैं बात करूँ, अगर आपको थियरी को लेके लिखना है तो मैं एक बुक सजेस्ट करूँगा आपको, अजय कुमार सर की। आप वो ले लीजिए, उससे आप थियरी बहुत अच्छे से लिख सकेंगे। अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम है तो बुक का नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बाय अजय कुमार सर। उनकी स्पेलिंग याद रखना, AJAI, अजय कुमार सर। ठीक है,
ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें आपको सेमेस्टर के लिए इसमें बहुत अच्छे से आपको थियरी मिल जाएगी और आप आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।